हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का ज्योग्राफी देख रहे हैं। हम ये सीटेट के लिए पूरा एनसीईआरटी कवर करें। आज हमारा लास्ट चैप्टर है रेगिस्तान में जीवन, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने के बाद इसके बाद जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से उसको कंप्लीट करेंगे। तो फिर हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा है। तो शुरू करते हैं। देखिए, अध्याय 5 मतलब चैप्टर 5 में हम पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशु, मनुष्य एवं जल ही जीवन है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशी को चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीना कठिन है। देखो, जहाँ पे पानी वगैरह कोई चीज़ नहीं मिलेगा तो वहाँ पे कोई भी इंसान रह नहीं पाएगा, उसके लिए जीना बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिन हो जाएगा। अभी आप ही देखो, अगर हम लोग कहीं चले जाते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्स वगैरह देने जाते हैं, हम लोग के पास पानी का बॉटल नहीं रहा, बहुत बुरा लगता है। जैसे बस उसमें हो गया, कहीं जाते हैं तो जब बिना पानी के तो जीवन संभव नहीं है। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान से जीना सीख चुके हैं। मतलब हम उन जगह के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे पानी नहीं है और वहाँ पे मतलब ठंडा जलवायु नहीं है, लेकिन फिर भी लोग ऐसी जलवायु के साथ रहना सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब रह रहे हैं। इनमें से कुछ स्थान की आग की तरह गर्म है। ऐसे कुछ स्थान है जो आग की तरह हैं, तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं और कुछ जो है बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र है। इनको क्या बोलते हैं? विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र, ये याद रखिएगा। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति एवं चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंड हो सकते हैं। देखो, रेगिस्तान गर्म या ठंड दोनों हो सकते हैं, दोनों बात याद रखिएगा, सिर्फ एक नहीं कि हम रेगिस्तान मतलब हमारे मन में एक ही चीज़ आता है कि गर्म, लेकिन रेगिस्तान दोनों हो सकते हैं, गर्म या ठंडे। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। मतलब इन जगहों पे जहाँ थोड़ा बहुत पानी होता है तो लोग क्या करते हैं, बस जाते हैं कृषि करने के लिए। गर्म रेगिस्तान सहारा। विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। देखो, मानचित्र में जब हम ढूंढेंगे ना तो अफ्रीका महाद्वीप को हम उसमें ढूंढेंगे। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान, मतलब सहारा का रेगिस्तान जो है उसके पता लगाने के लिए ये कह रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। याद रखिएगा पहली पॉइंट, सहारा रेगिस्तान है जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है? ये याद रखिएगा, भारत का जो क्षेत्रफल है 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। आपसे ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। पहली बात तो क्षेत्रफल पूछेगा, आप अपने भारत का याद रखिएगा। और सहारा रेगिस्तान जो है ये 11 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन से? अल्जीरिया, चाड, याद, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरतानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। ये 11 देश पहले याद रखिएगा। कौन? 11 देशों से घिरा हुआ है। रेगिस्तान के बारे में तुम सोचते होगे, आपके मस्तिष्क में मतलब तुरंत रेत का दृश्य उभरता होगा कि रेत होता होगा रेगिस्तान। देखो, रेत से तो बना ही है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका ही नहीं बल्कि बंजरी के मैदान में नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। जो सहारा का मरुस्थल है ना, वहाँ पे सिर्फ रेत नहीं है, वहाँ पे बालू से परत मतलब ढकी हुई है और बंजर मतलब कि बंजर जो मैदान है उस तरह का मैदान है। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक है। ये जो चट्टान बना हुआ है ना, इस तरह का आप चट्टान देख रहे हो, ये रहा चित्र में, ये जो है ना ये 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। इतना ज़्यादा ये फैल चुका है। एक चीज़ और याद रखिएगा, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय, ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, ये याद रखिएगा। आज का जो सहारा रेगिस्तान है एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। और ये मतलब एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड करके है। आप क्लास 6 का एंशिएंट हिस्ट्री देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, पशु तथा बकरियाँ समान जानवर, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म एवं शुष्क प्रदेश में बदल दिया। इसीलिए तो मतलब ये सारी जो प्रदेश में बदल दिया तो फिर मतलब इसलिए वहाँ पे लोग जो हैं जीवन और जो पशु पक्षी उनका रहना तो संभव नहीं है। तो याद रखिएगा। ये देखिए सहारा का मरुस्थल जो मैप में दिखाने के लिए कह रहा था, ये देख लीजिए कितना, ये रहा नाइजर, चाड, इन लोगों से ये लोग ये क्या कहते हैं, घिरा हुआ है। अब हम जलवायु देखते हैं। देखिए जलवायु को देखते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। देखो, सहारा की जो जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। यहाँ की वर्षा अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ पे जो वर्षा होता है किसके लिए होता है? ये अल्पकाल के लिए होता है, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए होता है। यहाँ आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ पे जो आकाश होता है ना, बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचयन होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन में अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन
के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। आप सोच सकते हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप के कारण विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंड होती हैं, रात जो होती है अत्यधिक ठंड हो जाती है। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु से लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसको देखते हैं। सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में पता लगाया गया था कितना है, 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अब देखते हैं वनस्पति एवं प्राणीजात। सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, देखो इनके पौधे के नाम याद रखिएगा। सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ से घिरे द्वीप भी पाए जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। इनके बारे में याद रखिएगा। लोग देखो, लोग सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, मतलब बहुत सारे काम करते रहते हैं। क्योंकि देखो रहना है तो चीज़ों को करना पड़ेगा ही, बिना कुछ किए तो हम रह नहीं पाएंगे। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। कौन कौन? बेदुइन एवं तुआरेग शामिल है। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इन लोगों को क्या होता है, इन पशुओं से दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई बनाने में, कालीन, कपड़े के एवं कंबल बनाने के लिए होती है। धूल भरी आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये भारी वस्त्र पहनते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा भारी वस्त्र पहनते हैं ताकि धूल भरी आंधियों से बच सकें। सहारा में मरुद्यान, देखो सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी के लोगों को निवास में मदद करते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ उगते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में जो कपास उगाई जाती हैं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ सहारा में जो मरुद्यान है उससे मतलब क्या होता है, इन लोगों को पेड़ पौधे लगाने में आसानी मिलती है क्योंकि यहाँ पे पानी थोड़ा सा मिल जाता है। तेल की खोज विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज जैसे लोहा मिलता है। तेल के अलावा लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, ये सब सम्मिलित है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। देखो सहारा का जो सांस्कृतिक जीवन है, शैली है ना, उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिद से ऊंचे कांच की खिड़कियां वाले भवन तथा ऊँटों की प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गया। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहाँ वे तेल व गैस के कार्यों में नौकरी को ढूंढ रहे हैं। एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती तो वहाँ गर्त बन जाती है। जब गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। याद रखिएगा, ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इसके आसपास निवास करते, खजूर का पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगाते हैं। कभी कभी ये मरुद्यान असामान्य रूप से बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान एक ऐसा ही विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठंडा रेगिस्तान, यहाँ से भी देखो लद्दाख का पहले देख लेते हैं। लद्दाख 2 शब्दों से बना है। ला मतलब परिवर्ती दर्रा, दाख मतलब देश, मतलब परिवर्ती दर्रा वाला देश। देखो पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से द्रास है, याद रखिएगा, द्रास जो है लद्दाख में स्थित है। ठंडा रेगिस्तान जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक जो है ये ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत है। देखो ये उत्तर हो गया नॉर्थ ना, यहाँ पे कौन सा है, काराकोरम पर्वत है। दक्षिण में जास्कर यहाँ पे कहाँ, ये साउथ हमारा है, दक्षिण यहाँ पे जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं। कौन कौन सी? सिंधु नदी प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की। ये नदियाँ गहरी घाटियों में महाखंड यानी गाज का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे ग्रेगी हिमान है, ये याद रखिएगा। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती हैं। इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है। देखो इस इतना ज़्यादा ऊंचाई है कि वायु की जो परत है वो बहुत मतलब पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है एवं रात में तापमान -30 सेल्सियस चला जाता है। सॉरी, शून्य से लेके -30 डिग्री चला जाता है, इसके सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंड हो जाता है। शीत ऋतु में क्या होता है, बर्फीला ठंड, बर्फ वाली हवा भी चलने लगती है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, क्योंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। वर्षा जो होती है ना यहाँ पे बहुत ही कम होती है।
मुश्किल से याद रखिएगा, मुश्किल से 10 मीटर प्रति वर्ष मतलब कि ये होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य का ताप का अनुभव कराते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठे कि आपके पैर में छाया हो तो आप एक साथ समय पर उष्माघात एवं तुषार उष्माघात से ग्रसित हो सकते हैं। लद्दाख देखो, लद्दाख को खा पा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। खा पा चान भूमि कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास है एवं छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत में यानी बिलो जो होता है, पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। सरपत तो हम लोग को पता है, हम लोग के गाँव में होता है ना। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें से याद रखिएगा रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र के बनाने के लिए किया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, चीरो या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का में अत्यधिक गर्म होता है। लोग देखो, क्रिकेट का सबसे अच्छा बाल सरपत विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। याद रखिएगा, सरपत तो हम लोग छोटे थे, तोड़ तोड़ के लाते थे, झाड़ू बना के खेलते थे लोग। आप लद्दाख एवं तिब्बत, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। आप लद्दाख एवं तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं। अधिकांश लोग यहाँ या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। यहाँ पे लद्दाख में वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं, देखो कुछ प्रसिद्ध मठ कौन कौन से, हेमिश, थिक्से एवं लामा यूरू, ये सब हैं। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो है जौ, आलू, मटर, सेम एवं सलजम की खेती करते हैं। ग्रीष्म ऋतु की में समझ रहे हैं ना, गर्मी में। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को ये लोग व्यस्त रखते हैं, क्योंकि क्या करें उस टाइम पे कुछ कर पाएंगे नहीं, इतना ठंडी रहता है। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। महिलाएं जो होती हैं यहाँ की बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी होती हैं। ये केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती, बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकान भी संभालती है। मतलब व्यवसाय को भी संभालती है, सब बिजनेस वगैरह छोटा मोटा करती हैं जो, उस तरह के, और दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा मतलब कि भली भांति जुड़ी है। जो लद्दाख की राजधानी लेह है वो मतलब सड़क से भी जुड़ी है, वायु मार्ग से भी जुड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जो जिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जो है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? आप जरूर से पढ़ के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देखो यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देखो घूमने उमने के लिए है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोपा दर्शन, घास के मैदानों, हिमनदों की सैर एवं उत्सव के अनुष्ठानों को देखना यहाँ प्रमुख मतलब पर्यटक आकर्षण है। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन रखना सीख लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार मितव्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। मतलब इनसे सीखना चाहिए यार। इनके पास थोड़ा ही चीज़ है, लेकिन उसी में मतलब अच्छे से रह रहे हैं। देखो मनाली ले जो है राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांग, बारालाचा, लुनगालाचा एवं टंगलंग से ये जुड़ता है। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। अब हम इस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए, रेगिस्तान की विशेषता है। रेगिस्तान की कौन कौन सी विशेषता है यहाँ पे? विरल वनस्पति, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित? सहारा जो है अफ्रीका के कौन से भाग में स्थित है? तो अभी हमने देखा था उत्तरी भाग में स्थित है। अगला है सहारा रेगिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है? देखो अभी हमने देखा था कौन कौन से देश की लगती है सीमा। इसमें देखो अल्जीरिया था, चाड था, नाइजर था, 11 देश थे, लेकिन हमने दक्षिणी सूडान का नाम नहीं देखा था। जो दक्षिणी सूडान है इसका नाम नहीं देखा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है सहारा किस प्रकार की रेगिस्तान है? सहारा कौन से प्रकार का रेगिस्तान है? तो देखो गर्म है, ठंड दोनों हो सकता है, लेकिन सहारा जो है देखो रेगिस्तान 2 टाइप के होते हैं, गर्म एवं ठंड, लेकिन सहारा की जब बात होगी तो वहाँ गर्म होती है। अगला हमारा जो है सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में 57.7 डिग्री सेल्सियस तापमान कब दर्ज किया गया था? अभी हमने देखा था 1922 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है बेदुइन एवं तुआरेग जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो सहारा मरुस्थल में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
अगला है मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान किसके निर्माण से होता है? किसके निर्माण से होता है? तो वायु के द्वारा। अगला है मिस्र निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमने देखा था मिस्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध था? कपास के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है। अगला है गैगरी हिमालय कहाँ पे स्थित है? तो हमने देखा था अभी लद्दाख में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है रेगिस्तान में लगभग कितने सेंटीमीटर प्रतिवर्षा होती है? तो कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है लद्दाख को अन्य किस नाम से जानते हैं? अभी हमने देखा था खापा चांद के नाम से। अगला है सहतूत नामक ऊन किससे प्राप्त होता है? सहतूत नामक ऊन चीरू से प्राप्त होता है या तिब्बती एंटीलोप भी इसको बोलते हैं। एक विलुप्त प्राय जीव है ये। अभी हमने देखा था इसको सरपत यानी जिनको हम विलो बोलते हैं इंग्लिश में। ये पॉपुलर के उपवन कहाँ देखने को मिलते हैं? तो कहाँ पे मिलते हैं? लद्दाख रेगिस्तान में। अगला है लद्दाख रेगिस्तान में अधिकांश निवासी हैं। अधिकांश निवासी कौन कौन से हैं? बौद्ध और मुसलमान हैं वहाँ के अधिकांश निवासी। लद्दाख में हेमिस प्रसिद्ध है। लद्दाख में हेमिस जो है बौद्ध मठ है, याद रखिएगा। गोपा दर्शन कहाँ का प्रमुख आकर्षण मतलब चीज़ है? तो गोपा दर्शन लद्दाख का है। थार का रेगिस्तान कहाँ पे है? तो थार का रेगिस्तान गुजरात और राजस्थान के बीच में, और इसका ज़्यादा भाग कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। साफा कहते हैं, साफा किसको कहते हैं? सिर पर बांधने वाली पगड़ी को कहते हैं। थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज, थार प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज जो है संगमरमर और जिप्सम है। नखलिस्तान का अर्थ क्या है? नखलिस्तान का अर्थ है रेगिस्तान में हरियाली एवं जल वाला क्षेत्र। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको एसएसटी का नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। नोट्स की प्राइस 21 रुपये है, उसमें एसएसटी पेडागॉजी भी है। आपको पूरे फैक्ट मिलेंगे उसमें। बाकी आप एनसीईआरटी को पूरा कवर करके ही जाइएगा और प्रीवियस ईयर भी मैं जो करा रही हूँ उसको करिएगा। थैंक यू एवरीवन।